भाषा हमेशा बदलती रहती है। हम में से हर कोई अपनी मातृभाषा में अनगिनत वाक्य बना सकता है और हम ऐसा बचपन से कर पाते हैं, तब से जब से हमने वाक्यों के जरिए बातचीत करना शुरू किया था। पर यह कैसे संभव हुआ? 50 के दशक की शुरुआत में नोम चॉम्स्की ने एक सिद्धांत सामने रखा कि इस प्रतिभा की कुंजी व्याकरण या ग्रामर में हो सकती है। अगर किसी अनजान वाक्य के व्याकरण का ढांचा जाना पहचाना हो तो उसके अर्थ का अंदाजा मिलता है। उन्होंने सुझाव दिया कि व्याकरण के कुछ ऐसे नियम हैं जो सभी भाषाओं पर लागू होते हैं और हम इन नियमों के साथ पैदा होते हैं। इंसान का दिमाग इन्हीं नियमों के अनुसार भाषाओं को प्रोसेस करता है। उन्होंने इसे वैश्विक व्याकरण का नाम दिया और इससे पैदा हुई उत्सुकता ने आने वाले दशकों के लिए लिंग्विस्टिक्स या भाषा विज्ञान एवं कॉग्निटिव साइंस या बोध विज्ञान को आगे बढ़ाया। चॉम्स्की और दूसरे रिसर्चर्स वैश्विक व्याकरण के दो मुख्य भागों को परखना चाहते थे। पहला, कि क्या वास्तव में व्याकरण के ऐसे नियम हैं जो सभी भाषाओं पर लागू होते हैं, और दूसरा कि क्या ये नियम हमारे दिमाग में जन्मजात होते हैं। व्याकरण के वैश्विक नियमों को स्थापित करने के लिए चॉम्स्की ने एक ऐसी पद्धति तैयार की जिसे जेनरेटिव सिंटैक्स कहते हैं। इसमें ये देखा जाता है कि किसी वाक्य में शब्द किस श्रृंखला में आते हैं और ऐसी कौन कौन सी श्रृंखलाएं संभव हैं। इसके आधार पर एडवर्ब या क्रिया विशेषण केवल वर्ब या क्रिया के साथ ही आ सकते हैं, लेकिन अधिक डेटा से ये जल्द ही साफ हो गया कि क्रिया विशेषण क्रिया के बिना भी इस्तेमाल होते हैं। इस उदाहरण से एक बड़ी दुविधा सामने आती है। किसी भाषा के नियम पहचानने के लिए उसके ढेर सारे डेटा की आवश्यकता होगी और ऐसा कई भाषाओं के लिए करना होगा ताकि वो नियम पहचाने जाएं जो सभी भाषाओं में एक से हैं। जब चॉम्स्की ने वैश्विक व्याकरण का सिद्धांत पेश किया था तब कई भाषाओं की पर्याप्त रिकॉर्डिंग्स उपलब्ध नहीं थीं, जो जेनरेटिव सिंटैक्स पहचानने के लिए जरूरी थीं। लेकिन डेटा पर्याप्त हो तब भी किसी भाषा के ढांचे की रूपरेखा बनाना बेहद जटिल काम है। 50 सालों के विश्लेषण के बाद भी हम अंग्रेजी के ढांचे को पूरी तरह समझ नहीं पाए। जैसे जैसे और भाषाओं का डेटा आता गया, ये साफ होता गया कि दुनिया भर की भाषाओं में कई अंतर हैं, जिससे इस थ्योरी को चुनौती मिली कि व्याकरण के वैश्विक नियम हैं। 80 के दशक में इस खुलासे के तहत चॉम्स्की ने अपनी थ्योरी में एक बदलाव किया। सिद्धांतों और मापदंडों की उनकी नई परिकल्पना के अनुसार सभी भाषाओं के कुछ व्याकरण सिद्धांत एक समान हैं। हालांकि उनके मापदंड अलग हो सकते हैं या सिद्धांतों के इस्तेमाल भी। जैसे एक सिद्धांत ये है कि हर वाक्य का एक विषय होना जरूरी है, लेकिन ये मापदंड की विषय के लिए हर बार एक शब्द का प्रयोग हो, ऐसा हर भाषा में जरूरी ना हो। सिद्धांतों और मापदंडों की ये परिकल्पना इस सवाल का जवाब नहीं दे पाई कि व्याकरण के कौन से सिद्धांत वैश्विक हैं। सन 2000 की दशक की शुरुआत में चॉम्स्की ने सुझाव दिया कि सभी भाषाओं पर एक ही सिद्धांत लागू होगा, जो था रिकर्शन, जिसका मतलब है कि ढांचों के अंदर और ढांचे हो सकते हैं। जैसे ये वाला वाक्य लीजिए, इसमें एक और वाक्य है जिसमें और एक वाक्य है और उसमें भी एक और है। या ये वाक्य लीजिए, इसकी एक संज्ञा एक दूसरी संज्ञा में है जो एक और संज्ञा में है। वैश्विक व्याकरण के लिए रिकर्शन का एक अच्छा दावेदार था, लेकिन ये कई रूप ले सकता है। हालांकि 2005 में भाषा विशेषज्ञों ने जब अमेज़न की पिराहा नाम की एक भाषा का विश्लेषण किया तो उसमें कोई रिकर्शन जैसे ढांचे नहीं पाए गए। तो चॉम्स्की की थ्योरी के दूसरे पहलुओं का क्या, कि ये नियम जन्मजात मौजूद होते हैं। उनके पहले वैश्विक व्याकरण के सुझाव के अनुसार भाषा सीखने की काबिलियत हमारे भीतर जेनेटिक रूप से मौजूद होती है। तब इसका क्रांतिकारी प्रभाव पड़ा था। इसने तत्कालीन सिद्धांत को चुनौती दी थी जिसे व्यवहारवाद कहते थे, जो ये कहता है कि मनुष्य और अन्य जीवों में भाषा के साथ साथ सभी व्यवहार दिमाग द्वारा बाहर से ग्रहण किए जाते हैं, जिसमें कोई भी जानकारी जन्मजात नहीं होती। आज वैज्ञानिक मानते हैं कि व्यवहारवाद एक गलत सिद्धांत था और भाषा को सीखने के लिए एक जैविक प्रणाली जेनेटिक तौर पर मौजूद होती है। कई लोग मानते हैं कि यही जैविक प्रणाली भाषा के अलावा बौद्धिक क्षमता के दूसरे पहलुओं के लिए भी जिम्मेदार है। तो वे चॉम्स्की के इस विचार से सहमत नहीं हैं कि दिमाग का खास हिस्सा सिर्फ और सिर्फ भाषा सीखने के लिए समर्पित है। वैश्विक व्याकरण के सिद्धांत ने कई ऐसी भाषाओं के अध्ययन को प्रेरित किया जिनका पहले अध्ययन नहीं किया गया था। इसने एक पुराने सिद्धांत पर पुनर्विचार किया और उसे खारिज किया, जिससे हमें इंसान के दिमाग को बेहतर समझने का मौका मिला।
ऐसे वीडियोस से अपने दिमाग का विकास करते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप कभी कुछ नया सीखने का मौका ना गंवाएं।